हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छी तरीके से इस कंप्लीट पैकेज वीडियो में हमने आपको सारी चीजें देने की कोशिश करी है। करना क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपको वीडियोस देखनी है तो आप जाइए, आप हमारी प्लेलिस्ट सर्च आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए क्या है दोस्तों, नोट्स के लिए हमने ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई पाठशाला ऐप पे अपलोड किया हुआ है। और हमने ये सारी चीजें बच्चों को बहुत ही मतलब कम प्राइजेस में रखी हुई है, 9 रुपए में रखी हुई है हमने। कोई 9 रुपए बड़ी बात नहीं है जब आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेस हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। जल्द ही हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 11th क्लास के बच्चे हिस्ट्री वाले हो, पॉलिटिकल वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो। तो क्षेत्र मतलब होता है रीजनल, यानी कि भारत के जितने भी रीजन हैं, और आकांक्षाएं मतलब होता है नई नई एस्पिरेशंस, नई मांगे। तो हर क्षेत्रों की अलग अलग मांगों के ऊपर इस चैप्टर में डिस्कशन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टेंशन अराइजिंग द रीजनल एस्पिरेशन। मतलब अगर ये बताइए कि भारत के अंदर अगर रीजनल एस्पिरेशन बढ़ रहा है, यानी कि क्षेत्रीय मांग बढ़ रही है, तो ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं, मतलब कौन से फैक्टर, कौन से ऐसे टेंशन हो सकते हैं जो इन मांगों को उभार रहे हैं। मतलब कि अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान मिलिटेंट लोग अभी बोलते हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए, अब आज़ाद कश्मीर चाहिए तो आज़ाद कश्मीर तो है ही, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी टेंशन, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा क्यों हो रहा है, यानी कि रीजनल एस्पिरेशन। पंजाब के अंदर खालिस्तानियों को आज भी अलग पंजाब चाहिए, है ना, तो ऐसा रीजन क्यों हो रहा है। आसाम के अंदर आज भी बोडोलैंड अलग राज्य की एक अलग क्षेत्रीय आकांक्षाएं मांग कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इस पूरे चैप्टर में ये डिस्कशन करा जाएगा। और उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो इंडियन स्टेट्स की जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकारें हैं, ऐसे चैलेंजेस को कैसे ठीक कर रही है, कैसे सॉल्व कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, अगर दिक्कत आ रही है सरकारों को ऐसी बैलेंसिंग डेमोक्रेसी बनाने के लिए, तो किस तरीके से ये नेशनल यूनिटी के लिए खतरा हो सकती है, या सरकार अगर ऐसे अप्रोच को ठीक करने की कोशिश कर रही है तो कैसे कर रही है ना। और लास्ट में व्हाट आर द लेसन हियर अचीविंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र की विविधता और साथ में एकता को ये पूरी तरीके से क्या सिखा रहा है ये चैप्टर। अगर आपको ध्यान हो, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जिन बच्चों ने ये पहला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हम पूरी तरीके से देखा था हम लोगों ने कि अंग्रेज लोग हम लोगों को आज़ादी तो देके चले गए, लेकिन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल के चले गए। हम लोगों ने कहा था कि हम डेमोक्रेसी बनाएंगे, डेमोक्रेसी में सभी लोगों को इक्वल रखा जाएगा और जो राज्य हमारे साथ आना चाहता है वो आ सकता है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से क्या कह दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोन्सी। जो राज्य अपने आप को आजाद करना चाहते हैं वो आजाद कर सकते हैं, जो राज्य भारत के साथ आना चाहिए भारत के साथ आ सकते हैं, जो राज्य अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो रीजनल एस्पिरेशन की शुरुआत तो अंग्रेजों ने आजादी के टाइम पीरियड से ही कर दी थी कि हर राज्य को अलग राज्य बनाने का मांग उन्होंने खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा 565 रियासतें हैं, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। सोचिए, इन 565 के प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया कि अपना राज्य बनाने तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचिए अगर हर किसी रीजन की अलग अलग एस्पिरेशन होती तो आज ये देश, मतलब आज की डेट में तो 28 राज्य, कभी 28 हो रहे कभी 29 हो रहे, लेकिन 28 है प्रेजेंट टाइम पे, तो उस समय में तो 565 राज्य होते। तो ये डिफिकल्टी किस तरीके से मतलब डाइवर्सिटी को दिखाने की कोशिश करता है कि इतने सारा हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी होने की वजह से हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमने इस वाले चैप्टर के अंदर देखा था कि किस तरीके से हैदराबाद के निज़ाम को एक करा गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, फिर आपको पता है हमने पढ़ा था इसके बारे में। और किस तरीके से मणिपुर के राजा, है मणिपुर के राजा आज भी हमसे खफा खफा रहते हैं कि उनको भी जबरदस्ती भारत का पार्ट बना लिया गया था। एंड आई टोल्ड यू इन दिस चैप्टर कि भाई इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं बताया गया है ज्यादा, और ना ही जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ के बारे में तो क्लास 12th में है ही नहीं, क्लास 12th के बारे में। लेकिन इतना पता था कि आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने कहा, बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने कहा कि हमारी क्षेत्रीय मांग, रीजनल एस्पिरेशन अलग है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको सोच कर बताएंगे, हम आपको फोन कर देंगे कि मतलब इन द सेंस आपके साथ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। लेकिन हमें लगा कि भाई हैदराबाद जो है इसको हमें विलय कराना चाहिए, तो हमने इसको बाय हुक और बाय क्रूक करके हमने इसको ज्वाइन करवाया। मणिपुर क्योंकि बिल्कुल एंड के स्टेट में पड़ता है, हमें लगा कहीं ना कहीं इससे विलय ना हो जाए इस समय, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान था और यहाँ से विलय हो जाएगा तो फिर भाई हमारे को दिक्कत हो जाएगी। दैट इज वाई मणिपुर को भी हमने एक स्टेट का दर्जा दिया और बाद में इसको भी विलय करा लिया। सो नाउ इन दिस चैप्टर हम ये देखने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान का रीजनल एस्पिरेशन
सिचुएशन क्या है पाकिस्तान के अंदर आज की डेट में, सॉरी पाकिस्तान बोल रहा हूँ मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तो अलग देश ही बन गया था, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ क्योंकि रीजनल एस्पिरेशन जम्मू कश्मीर का भी था। अब जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉब्लम क्या था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ लोग चाहते हैं आज़ाद कश्मीर, कुछ लोग भारत के साथ आना चाहते हैं, कुछ लोग अभी भी भारतीय राजनीति से बिल्कुल खफा खफा रहते हैं। तो आइए समझते हैं, स्टोरी देखते हैं कि इनकी रीजनल एस्पिरेशन की स्टोरी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है इस धरती पे अगर कहीं जन्नत बसती है, इस धरती पे अगर कहीं जन्नत है तो जम्मू कश्मीर में ही है। तो सोचिए वो जम्मू कश्मीर की वादियाँ, वो बर्फीले इलाके, वो स्वर्ग, जो वहाँ पे लोग रहते हैं लेकिन उनको आज भी वहाँ पे नर्क जैसा फील होता है। कभी भी नेट चला जाता है, कभी भी मतलब वहाँ पे डेटा खत्म है, कभी भी मतलब स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है वहाँ पे, सोचिए, और उसको जन्नत बता रखा है। तो मतलब ठीक है, लोगों की सोच है, लेकिन आप सोचिए कि वहाँ के रहने वाले लोगों को कितनी आज भी दिक्कत हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज की डेट में तो भारत का पार्ट बन चुका है और उसको यूनियन टेरिटरीज बनाया जा चुका है, लेकिन व्यवस्थाएं अभी भी दुरुस्त नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। जो रिहायशी इलाकों के अंदर जो ठीक ठाक इलाकों में रहते हैं तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बेचारे गाँव के कहीं पहाड़िया इलाकों में रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम आज भी बनी पड़ी है और न जाने कितने सालों तक, आने वाले 10-20 सालों तक बनी रहेगी। इंडिया है, ऐसे सिचुएशन को ठीक करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है और ये सच बात है। अच्छा, तो पहले बात कर लेते हैं कश्मीर की, क्योंकि भाई ये 3 रीजन में बटा हुआ है। ये लद्दाख अलग पार्ट हो गया, कश्मीर अलग हो गया, जम्मू अलग हो गया, 3 रीजन में बटा हुआ है। और आपको पता है कि हमने अभी एट प्रेजेंट टाइम जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों को हमने पूरी तरीके से अलग अलग टेरिटरीज में बांट दिया है आज़ादी के बाद, है ना। हमने फाइनली अब इनको अपने साथ मर्ज कर लिया। कश्मीर का देखें अगर हम, तो कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे थोड़े बहुत पहाड़ वहाड़ है और थोड़ा बहुत प्लेन इलाका भी हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख ऐसे लोग देखने को मिलता है। आप सोचते सिख भी रहते हैं क्या? ऑफकोर्स सिख भी रहते हैं भाई, क्योंकि डाइवर्सिटी है ना हमारी कंट्री, तो इसीलिए सिख भी रहते हैं। और यहाँ पे वेरियस लैंग्वेज ऑफकोर्स बोली जाएगी, हिंदू कुछ बोलेंगे, मुस्लिम कुछ बोलेंगे और सिख कुछ बोलेंगे। इनके टोन में भी वेरिएशन, इनकी बोलियों में भी वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। तो भाई उस टाइम पीरियड पे तो कुछ भी हो सकता था ना, तो लोग आराम से क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर बसे थे अलग अलग जगहों में। तो आपने बहुत सारी, एक शिकारा मूवी आई थी इसके ऊपर बताने की कोशिश करा गया किस तरीके से हिंदू पंडितों को वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया था और आज भी वो दर्द कहीं ना कहीं लोगों के दिल में। जम्मू की बात अगर हम कर लें तो जम्मू थोड़ा सा घाटी वाला इलाका हमें देखने को मिल जाता है और जम्मू के अंदर मेजॉरिटी मुस्लिम रहते हैं। उसके बाद इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ हिंदू लोग देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर कश्मीरी भाषा बोली जाती है। यहाँ कश्मीर के अंदर कश्मीरी नहीं, जम्मू के अंदर ज़्यादातर कश्मीरी भाषा बोली जाती है। तो ये भी एक अजीब सा यहाँ पे लॉजिक देखने को मिलता है। अगर लेह की बात कर लें, यानी कि लेह लद्दाख की बात कर लें, तो लद्दाख का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है और यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है और यहाँ पे ज़्यादातर बुद्धिस्ट और मुस्लिम रहते हैं। तो मतलब तीनों स्टेट्स के अंदर हम देख सकते हैं वेरिएशन अलग अलग है, वेरिएशन पूरी अलग अलग है। कहीं पे सिख हैं यानी कि पंजाबी हैं तो पंजाबी बोलते होंगे ऑफकोर्स। हिंदू वाले इलाकों में कहीं मुसलमान ज़्यादा हैं तो हिंदुओं को वहाँ पे क्या कहते हैं दबाने की कोशिश करी जाती है। और उसके साथ कहीं कहीं हमें ये देखने को मिला है कि जहाँ मुसलमानों की संख्या कम है तो वहाँ पे ऑफकोर्स डोमिनेंस दूसरी कैटेगरी का ज़्यादा है। कहीं पे हिंदी ज़्यादा अच्छी बोली जा रही है, कहीं पे कश्मीरी बोली जा रही है, कहीं पे मॉडर्न लैंग्वेज बोली जा रही है, मुसलमानों की लैंग्वेज बोली जा रही है, कहीं पे सिख की लैंग्वेज बोली जा रही है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग हमें डिविजन्स देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गई किसकी बात, ये तो हो गई क्षेत्र की बात कि इनका क्षेत्र कैसा था। अब उसके बाद अगर बात करें 1947 की आज़ादी की, तो सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ाद करा था और 15 अगस्त को हमने क्या करा, अपने भारत देश को आज़ाद कर लिया रात के 12 बजे के बाद। उसके पीछे क्या रीज़न था वो मैंने आपको बताया हुआ था। अब यहाँ पे राजा हरि सिंह थे, यहाँ पे ठीक है, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। अब महाराजा हरि सिंह के पास ऑप्शन था, ट्राई टू हैव इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। इन्होंने पूरी कोशिश करी। 1947 की आज़ादी के बाद इन्होंने कहा राजा हरि सिंह जी ने कि भाई हम तो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट ही बनाएं अपना, क्योंकि हम नहीं चाहते भारत के साथ विलय होना, हम नहीं चाहते कि भारत का पार्ट हम लोग बने। तो भाई राजा हरि सिंह के पास ऑप्शन था, क्योंकि आपको पता है कि राजा हरि सिंह के पास अगर ऑप्शन है तो अंग्रेजों ने ही तो दिया था। उन्होंने कहा भारत के साथ जाओ, पाकिस्तान के साथ जाओ और अपने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो राजा के पास ऑप्शन था, ऑफकोर्स हरि सिंह के पास कहा था कि अंग्रेज जाएंगे और हम अपना खुद का इंडिपेंडेंट देश बनाएंगे। तो इस तरीके से राजा हरि सिंह की अगर कहानी देखें तो राजा हरि सिंह काफ़ी, मैं कह सकता हूँ, प्रिंस है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी, लग्जरियस लाइफ जिन्हें, अपनी आर्मी थी, अपनी खुद की करेंसियाँ थी, बहुत बड़ा लैंड मास ये रूल करते थे, तो कर सकते थे, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि पाकिस्तान के लीडर कहने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंट ज़्यादा है,
ये कश्मीरी इलाका मुस्लिम डोमिनेट ज़्यादा है, इसलिए वो पाकिस्तान को बिलोंग करेगा। मतलब क्योंकि क्या कहा गया था, 2 नेशन थ्योरी के तहत, 2 राष्ट्रीय सिद्धांत के तहत कहा गया था कि जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वो इलाका पाकिस्तान का हो जाएगा। तो पाकिस्तान लीडर कह रहे थे कि कश्मीरी इलाका जो है ना ये हमारा इलाका है और ये इलाके को हम आज़ाद करके रहेंगे। और जबकि यहाँ के कश्मीरी लोग, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ सिख भी हैं और कुछ हिंदू भी हैं, उनका कहना ये था वांटेड टू गेट रिजिट ऑफ महाराजा बट वाज अगेंस्ट द जॉइनिंग द पाकिस्तान। वह चाहते थे कि महाराजा से छुटकारा तो मिले, महाराजा से छुटकारा मिले, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। तो देख रहे हो यहाँ पे रीजनल वेरिएशन कितना अलग अलग है। एक तरफ महाराजा कह रहा है आजाद करेंगे, एक तरफ पाकिस्तान के लीडर कह रहे हैं ये सब पाकिस्तान में होना चाहिए, एक तरफ हिंदू जनता कह रही है कि भैया महाराजा छुटकारा चाहते हैं लेकिन पाकिस्तानियों के साथ नहीं मिलना चाहते। तो ये वेरिएशन, अलग अलग रीजनल वेरिएशन की डिमांड जो है जो जनता के सामने आ रही है और वहां पे रहने वाला शासक उसे कैसे पूरा करेगा, है ना। तो ये इशू था, ये सबसे बड़ा इशू था और इस इशू को सॉल्व करने के लिए किया गया 1947 अक्टूबर के अंदर एक धमाका ये किया गया कि पाकिस्तान जो मजबूर है, मैं हूँ आदत से मजबूर, सुना है ना गाना, तो उसमें भी सेम यही चीज बताया हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने खुद के क्या कहते हैं कबायली लोगों को, थोड़े ट्रिब्यूनल टाइप कबायली लोग थे जिन्होंने कहाँ इंटरफेयर कर दिया, कश्मीरी इलाकों के अंदर थोड़े बहुत हमले कर दिए। अक्टूबर की बात है, 1947 के अक्टूबर की बात। इस समय भारत देश के अंदर हम लोग क्या कहते हैं अगस्त के अंदर ही हम लोग आज़ाद हुए थे और सितंबर अक्टूबर की बात थी। अक्टूबर में यहाँ पे हमला हो गया और जब अक्टूबर में यहाँ पे हमला हो गया तो राजा हरि सिंह हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि हमने तो कहा था कि हम अपनी खुद की आज़ादी देख लेंगे और यहाँ पे महाराजा को बेचारे को मदद मांगनी पड़ गई। उन्होंने कहा कि यार हमें इंडिया से हेल्प की जरूरत है। अब इंडिया से हेल्प की जरूरत कैसे हो सकती है भाई, हम लोगों ने तो यही कहा था कि जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर, इनको अगर हमें एनेक्स मतलब इनको साथ जोड़ना है तो भाई साइन करना पड़ेगा। क्योंकि हमने किसको, जूनागढ़ को भी जुड़वा लिया था, हैदराबाद को जुड़वा लिया था, मणिपुर को जुड़वा लिया था, लेकिन कश्मीर का हमने कान तक, तो कश्मीर का राजा तो कह ही रहा था कि भाई हम लोग आज़ाद होना चाहते हैं और बिल्कुल अलग वाले हिस्से में था, ऊपरी हिस्से में था। तो अभी हमने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि राजा ने कहा था मैं सोच के बताऊंगा कि आपके साथ विलय होना है कि नहीं होना। पर अक्टूबर के अंदर क्या घटना होगी, कश्मीरी घाटियों के अंदर कुछ घुसपैठिए घुस गए पाकिस्तान की तरफ से। अब यहाँ राजा के पैर कांपने लगे, राजा के हाथ पैर कांपने लगे, करना क्या है, मेरे पास इतनी आर्मी भी नहीं है और मैं कैसे करूं। और भारत देश जो है उसने जस्ट अभी क्या कहते हैं जूनागढ़ को मिला लिया, मणिपुर को भी मिला लिया और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे हैदराबाद को मिला लिया। तो भारत के पास फोर्स है, भारत कुछ कर सकता है। सो दैट इज वाई क्या किया गया भाई, यहाँ पे गेम खेल गए हमारे द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, आप पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूर दराज की दृष्टि थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अत्ता माजी सटक ली, अब यहाँ पे सिंपल सा ये होगा कि यहाँ पे भी एक स्ट्रैटेजी खेली जाएगी। उन्होंने यही कहा कि राजा हरि सिंह से कि देखो सिंपल सी बात है, आपकी हम मदद कैसे करें, आप ना तो हमारे देश का हिस्सा है, आप अभी ना तो विलय हुए हमारे साथ और ये टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी हमारे हिस्से में नहीं आती है, तो हमारी आर्मी तुम्हारे देश के अंदर जाएगी क्यों। तो सिंपल सा ये हुआ कि ये कहा गया आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के तहत कि आप अगर हमारे भारत देश का पार्ट बन जाते हैं तो आप हमारी आर्मी आपकी मदद करेगी। तो यहाँ गेम खेल गए सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवा लिया गया राजा हरि सिंह से। यानी कि कश्मीर अब पूरी तरीके से पार्ट किसका बन गया, पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट बन गया। और उसके बाद यहाँ पे इंडिया एग्री टू कंडक्ट, पूरी तरीके से इंडिया ने कहा कि हम वहाँ पे पहले एक जनमत संग्रह करवाएंगे, लोगों की सहमति लेंगे और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर को अपना भारत का हिस्सा बना लेंगे। फिर कुछ मुस्लिम भी तो रहते थे वहाँ पे, जबरदस्ती इंडिया किसी के साथ नहीं करता था, है ना। अपना एक ही वसूल है कि सिंपल सी बात है, लोगों की मदद करना, है ना। हमने कभी भी साम्राज्यवाद की नीति अपनाई नहीं, कभी भी नहीं। तो नेपाल भी हमारा होता, उसके बाद क्या कहते हैं दूसरा तिब्बत भी हमारा होता, बांग्लादेश भी हमारा होता, श्रीलंका भी हमारा होता, मालदीव भी हमारा होता। अखंड भारत था ना पहले, लेकिन हमने नहीं करा। आज़ादी के बाद हमने कहा कि नहीं, डेमोक्रेटिक बेस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 26 अक्टूबर 47 के दिन साइन करवाया। 26 अक्टूबर 47 के दिन जब हमने साइन करवाया तो उसके बाद हम लोगों ने कहा चलो अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद देन फाइनली यहाँ पे हमारी इंडियन फोर्स पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से घुसी, थोड़ा पंजाब के इलाके से घुसी और पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया हमने। बहुत सबसे पहला अटैक हुआ था, जम्मू कश्मीर को हमने बहुत जल्दी आज़ाद करवा लिया। पूरी तरीके से भारतीय सेना कश्मीरी घाटी के अंदर घुसपैठियों को वापस भेजने में कामयाब रही और यहाँ पे हमने एक नए क्या कहते हैं हेड वहाँ पे अपॉइंट करे, शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालते। याद रखिए प्रधानमंत्री, क्यों आप सोचेंगे यार किसी राज्य का प्रधानमंत्री, मतलब समझ में नहीं आया कि देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी राज्य का कैसे हो सकता है। याद रखिएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर अभी भारत का पार्ट नहीं हुआ है, भारत के साथ अभी जनमत संघ हो, भारत उनके साथ रेफरेंडम करवाएगा। रेफरेंडम करवाने का मतलब होता है पूरी कश्मीर, जम्मू और उसके बाद लद्दाख,
इधर की सारी के सारे लोग एग्री हो जाएंगे कि हाँ हम भारत का पार्ट बनना चाहते हैं, तो जनमत संग्रह कर लिया है, अब भारत का पार्ट बन सकता है। लेकिन वहां पे हमने कहा कि जब तक स्थिति ठीक नहीं होगी, सिचुएशन ठीक नहीं होगी, तो आप जब तक प्रधानमंत्री बने रहिए, क्योंकि किसी देश, वो भी एक देश की तरह कंपेयर करा जा रहा है, इसीलिए वहां पे क्या करा गया, प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया गया। अब कब की बात है, ये अक्टूबर के बाद है। तो ऑफकोर्स 48 के अंदर शेख अब्दुल्ला वहाँ के पहले क्या बने होंगे, प्रधानमंत्री। और दूसरे गवर्नर होंगे, वहाँ पे राष्ट्रपति तो थे नहीं। तो फिर एक प्रॉब्लम भी रही, इंटरनल डिस्प्यूट भी रहे। इंटरनल डिस्प्यूट और एक्सटर्नल डिस्प्यूट देख लेते हैं। इंटरनल डिस्प्यूट में सिंपल सा ये था कि पाकिस्तान तो हमेशा क्लेम कर रहा था भाई कि कश्मीरी इलाका हमारा है, उनकी टेरिटरी है, वो तो हमें चाहिए। तो वन पार्ट इस पाकिस्तान कंट्रोल पीओके वाला इलाका, और दूसरा पाकिस्तान कह रहे थे कि हम आज़ाद कश्मीर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, कुछ मिलिटेंट कश्मीर के अंदर थे, मुस्लिम थे, जो चाहते थे पाकिस्तान का हिस्सा बने। पाकिस्तान उंगली करता रहता था वहाँ पे मुसलमानों को, यानी कि मॉमडन्स को, कि आप लोगों में दंगा भड़काइए कश्मीरी इलाकों में, कश्मीरी घाटियों के अंदर। दैट इज वे कश्मीर बहुत बड़ा उस टाइम पीरियड के अंदर, और अभी भी कहीं ना कहीं कश्मीरी मिलिटेंट सबसे ज़्यादा वहीं से आते हैं भारत के अंदर, और वही ज़्यादातर ऐसे अटैक्स करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हिस्सा आज भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। लेकिन वही है कि हम कभी भी चाहते, तो हमने जब जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाया था, हम जब भी क्या कहते हैं उसको अपना हिस्सा बना सकते थे, पर हमने ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा। हम ज़बरदस्ती चाहते ही नहीं थे कभी भी, है ना। ज़बरदस्ती चाहते तो फिर तो पाकिस्तान भी हमारा होता, और लाहौर तक झंडा हमारा तिरंगा फैल चुका होता है ना। तो वही है, जितने तो पाकिस्तान के अंदर कहते हैं ना कि जितने टोटल जनसंख्या, उतने तो हमारे इंडिया में अंदर अभी बच्चे पबजी खेल रहे होंगे। तो इतना हमने कभी इतनी पावर को दिखाने की कोशिश नहीं करी। और यहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की मांग कर रहा था, कश्मीर को आज़ाद करवाओ, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ कंट्रोल तो पहले ले रखा था। पीओके तो आपको पता होगा ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान के पास ही अभी भी। और यहाँ पे ये तो था कौन सी प्रॉब्लम थी, ये तो थी एक्सटर्नल प्रॉब्लम, जो बाहर के देश कर रहे थे प्रॉब्लम पाकिस्तान में। इंटरनल प्रॉब्लम यही रहती थी कि भाई डिस्प्यूटेड ये था कि आर्टिकल नंबर 370 के तहत हम लोगों ने क्या कहते हैं इसको आज़ादी दी थी। मतलब यहाँ पे अगर हमने पीएम बनाया, सीएम बनाया, तो हमने अपने संविधान में धारा 370 रखी हुई थी। धारा 370 के तहत पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता था, और उसके हिसाब से ही ये राज कर रहे थे। ये भी एक डिस्प्यूटेड था। अब यहाँ पे पीपल आउटसाइड द कश्मीर बिलीव दैट आर्टिकल 370 इज अगेंस्ट द फेडरल प्रिंसिपल। अब जो पाकिस्तान के अंदर कुछ जो जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो रह रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको लगता था कि धारा 370 के तहत अगर हमें आज़ाद कराया गया तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं कंट्रोल तो पूरी तरीके से भारतीय लोग ही कर रहे हैं, है ना। अपॉइंटमेंट या कुछ भी होती है, सब कुछ वो भारतीय कर रहे हैं। लेकिन इतना डीपली आपने जानना नहीं है, अपना को इतना डीपली नहीं जानना है, इसीलिए कश्मीर के अंदर ये सिचुएशन खराब होती चलेगी। कश्मीर के अंदर कश्मीर लोगों की शिकायत यही थी कि आपने रेफरेंडम नहीं करवाया कि धारा 370 लगाना है या नहीं लगाना है। आपने रेफरेंडम नहीं करवाया कि कश्मीर या दूसरे हिस्से जो है वो भारत के साथ आने चाहते हैं या नहीं आना चाहते। बस आपने ज़बरदस्ती वहाँ पे पीएम अपॉइंट कर दिया, बस लोगों को कह दिया कि भाई बाद में जनमत संग्रह करवाया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए अधिक से अधिक राज्य जो थे वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कह रहा था कि हमें ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, कश्मीर कह रहा है हमें, लद्दाख कह रहा है हमें, क्योंकि वहाँ पे पूरा कंट्रोल किसी एक का नहीं चल पा रहा था पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसीलिए आज तक जम्मू कश्मीर में प्रॉपर डेमोक्रेसी का स्टैब्लिशमेंट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। लेकिन यहाँ पे हमें पता था कि जब पहले क्या कहते हैं, क्या बनाए गए थे जम्मू कश्मीर के ये पीएम बनाए गए थे फर्स्ट मार्च 48 से लेकर 9 अगस्त 53 तक। और 53 के बाद फिर आपको पता होगा हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का वो भी आ चुका था कि भाई कौन से राज्य भाषा के आधार पे अलग अलग हो सकते हैं। तो दैट इज़ वाई फिर यहाँ पे शेख अब्दुल्ला बाद में जाके फ्रेंडली प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, और ये फिर बाद में जम्मू कश्मीर के बाद में एज अ सीएम अपॉइंट करे गए, जब हमने धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कहा कि आप लोग अपना अलग संविधान बना लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके देश में सही तरीके से राजनीति स्टैब्लिश नहीं हो पाई। तो सिचुएशन को ठीक करने के लिए पूरी तरीके से क्या करा गया, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को सेंट्रल की तरफ से एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, और कहा गया कि आप लोग अपने देश में व्यवस्थाओं को ठीक करिए, उसके बाद बात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया धारा 370 के तहत, और कहा गया कि शेख अब्दुल्ला जो है वहाँ के वो क्या बने रहेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम। अब यहाँ पे 25 फरवरी 1975 से लेके ये बने रहे, फिर बाद में दोबारा से ऑफिस में आते हैं 1977 से लेके 82 तक। इस टाइम पीरियड तक शेख अब्दुल्ला जो थे वहाँ पे क्या कहते हैं बने रहते हैं हेड। तो उसके बाद क्या कहते हैं सेंट्रल इनको हटा देती है, सेंट्रल हटाने के बाद फिर इनके बेटे आते हैं, बेटे फारूक अब्दुल्ला आप देख सकते हैं 2011 तक तो फारूक अब्दुल्ला को देखा गया था। एट प्रेजेंट टाइम 2020 के अंदर भी ये ऑफिस पे हैं, और यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला अभी वहाँ के सीएम बने हुए हैं, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पे बाद में शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया जाता है किसी कारणवश, और यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला भी बन जाते हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को बाद में फिर दोबारा हटा दिया जाता है। तो
तो कश्मीर के लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा था कि डेमोक्रेसी किस तरीके से कश्मीर के अंदर चलाई जा रही है। लोगों को डेमोक्रेसी से भरोसा उठ गया था कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाह रही है सिचुएशन को बदल दे रही है। इसीलिए वहां पर फाइनली सही तरीके से इलेक्शन 1987 के टाइम पीरियड में हुआ, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कोई ऐसी मजबूत सरकार आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए, पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए। अभी तो दूसरी पार्टियां यहाँ पे चल रही थी, इसलिए फाइनली नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस ये पार्टी वहां पे गठबंधन के साथ जीती है। कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, आपको याद होगा 1987 की बात है, इस टाइम पे राजीव गांधी की सरकार थी। और आपको पता 84 के कांड में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, और राजीव गांधी के टाइम पीरियड के अंदर 1989 तक यहाँ पे कांग्रेस ने पूरी तरीके से अलायंस के साथ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सरकारें चलाई। अब यहाँ पे सरकार चलाने की वजह से वहाँ पे जो लोकप्रिय आक्रोश था राज्य के खिलाफ कि यहाँ पे सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है, और वहाँ पे इसलिए दंगे भड़कते रहते थे। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फिर फाइनली कश्मीर लोगों को भी इतना भरोसा दिला दिया, कश्मीरी मिलिटेंट को इतना भरोसा दिला दिया गया कि यहाँ पे सरकारें हमेशा बदलती रहती है, सारा कंट्रोल सेंट्रल के हाथ में जो भारत चला रहा है, कश्मीर आज़ाद होना चाहिए ताकि आप लोग पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। और इस तरीके से उनको कहीं ना कहीं पैसा पाकिस्तान से मिलता रहता था। तो मिलिटेंट मूवमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग अगर हुआ तो कश्मीरियों के साथ हुआ, कश्मीरी इलाकों के अंदर हुआ। इसलिए पाकिस्तान हर टाइप का सपोर्ट कश्मीरी इलाकों को करता रहता है ना। आपने फिल्मों के अंदर भी देखा होगा, फैमिली मैन 2 अगर आपने देखी तो उसमें दिखाने की कोशिश करी है। इसीलिए यहाँ पे आज भी रीजनल एस्पिरेशन के हिसाब से कश्मीरी लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, सेपरेट नेशन की मांग करते रहते हैं, चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर मर्ज होना, चाहते आज भी हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को ग्रेटर ऑटोनॉमी मिले। ग्रेटर ऑटोनॉमी का मतलब यही हो गया कि वो मतलब ज़रूरी नहीं कि सेंट्रल ही उन पर कंट्रोल बनाता रहे, वो ये नहीं चाहते बिल्कुल भी। और इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर को ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, और ये सबसे बड़ा इशू था। लेकिन आपको पता है कि 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, और आपने मुझे बताना है कि बाद में फाइनली जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा कब बना लिया गया, और धारा 370 खत्म कर दी गई, और जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरीके से एक बना दिया गया, और लद्दाख एक दूसरी यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो इस तरीके से कितनी यूनियन टेरिटरी है एट प्रेजेंट टाइम, और कितने स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं अपने भारत में, ठीक है। क्योंकि JNK कैसे स्पेशल बन गया वो तो एक करंट टॉपिक है, किस तरीके से धारा 370 हटाई गई वो करंट टॉपिक है, यूपीएससी के एग्जाम में पढ़ने लायक है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। अभी तक के लिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पंजाब के बारे में, पंजाबी भाइयों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें यह बताने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से जब भारत 1950 के बाद आजाद हुआ ना, तो वहां पे किस तरीके से एक क्षेत्रीय आकांक्षा यानी कि एक स्पेशल डिमांड खड़ी हुई, और स्पेशल डिमांड खड़ी होने की वजह से इंदिरा गांधी की किस तरीके से डेथ हुई, वो पूरा हम आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करेंगे। और देखो हर जगह पे अपनी एक डिमांड होती है, और उसके पीछे वो कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म हो जाती है, उसमें भी एक अलग चीज़ हमें देखने को मिलता है, बहुत अलग देखने को मिलता है। तो हम पंजाब के बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे 1966 की। अगर आप देखें 1966 के अंदर, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने ये देखा था कि 1950 से लेके लास्ट 66 तक तो कांग्रेस सरकार चल रही थी, लास्ट 66 तक कांग्रेस सरकार चल रही थी। और 1962 के अंदर चाइना के साथ बैटल, और 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ बैटल हुआ था। इस बैटल के टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं हमारे जो क्षेत्र थे ना, इलाके, उसमें अभी हमने डाइवर्जन, मतलब उसमें अभी हमने उन्हें और तोड़ा नहीं है। शुरुआती समय में याद करो, जो हमने बताया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी, तो उस टाइम पीरियड में रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने 14 राज्य बनाए थे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। लेकिन समय के साथ साथ ना हर डिमांड का एक अलग क्रेज होने लग गया, हर स्टेट अलग अलग डिमांड करने लग गया, और इसी को ही हम रीजनल एस्पिरेशन बोलते हैं। अब हुआ ये कि 1966 के अंदर अगर आप देखें तो पंजाब जो था 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। पंजाब खुद 3 स्टेट्स में डिवाइड हो गया। ये पंजाब अलग हो गया, इतना सा हरियाणा अलग हो गया, और उसके बाद आपका हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश, ये वाला हिस्सा जो है हिमाचल प्रदेश का, सॉरी इधर का ये हिमाचल प्रदेश, सॉरी, तो ये हिस्सा अलग हो गया। तो कभी इतना बड़ा पंजाब हुआ करता था, बट 1966 के अंदर 3 स्टेट्स में डिवाइड हो गया। अब जब 3 स्टेट्स में डिवाइड हो गया ना, तो पंजाब से टूट के निकला 1966 के अंदर। तो यहाँ पे पंजाब ये डिमांड कर रहा था कि उसको एक अलग से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं स्वायत्तता मिलनी चाहिए। अगर आज भी आपको पता हो तो हरियाणा और पंजाब की एक ही कैपिटल है, वो भी चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ एक ही कैपिटल है, दोनों की एक ही कैपिटल है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसानदेह होता है। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है
और ये कहानी कैसे लास्ट में जाके 84 के कांड पे पहुंचती है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे एक मास्टर तारा सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। ये सिख धर्म के एक राजनीतिक नेता माने जाते थे। 1985 से लेके 1966 तक, मतलब लगभग 67 तक तो इन्होंने कांग्रेस का विरोध करा था, कांग्रेस की नीतियों का विरोध करा था। इस तरीके से ये जो व्यक्ति थे मास्टर तारा सिंह, ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उस समय पे एक नेता थे। अब नेता थे और ये अकाली आंदोलन के स्वतंत्र नेता ही माने जाते हैं। सो दैट इज वाई यहां से चंडीगढ़ के अंदर एक रीजनल पार्टी खड़ी होती है। और रीजनल पार्टी मतलब वो बन तो बहुत पहले गई थी, लेकिन यहां से उसको एक स्ट्रांग बेस मिला। यहां से एक स्ट्रांग बेस मिला कि किस तरीके से अब चंडीगढ़ के लोगों की या पंजाब के लोगों की, स्पेशली मास्टर तारा सिंह ने वैसे भी कांग्रेस की नीतियों का विरोध करा है। और यहाँ 1966 के अंदर एक बहाना मिल गया कि पंजाब की स्वायत्तता की बात हो रही है, पंजाब की ऑटोनॉमी की बात हो रही है। और फिर अगर आप याद करें तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा 1967 के टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी की सरकार आती है। और इंदिरा गांधी की सरकार वही सिंडिकेट के टुकड़ों पे चलती है। सिंडिकेट कौन था? सिंडिकेट आप याद करिए, बाद में 67 के अंदर जाके 69 के अंदर कांग्रेस के भी दो हिस्से हो जाते हैं, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन जाती है। बहुत उठक बैठक हुई थी इसमें, बहुत ज्यादा। अगर बच्चों ने जो पहले चैप्टर पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि किस तरीके से भारतीय राजनीति में कांग्रेस का टाइम पीरियड 1967 से लेकर 77 तक इतना उठापटक था, इतना उठापटक था कि 1977 तक जब तक क्या कहते हैं पूरी तरीके से मतलब मैं कह सकता हूं कि इमरजेंसी खत्म नहीं हो गई, उसके बाद यहाँ पे एक जनता सरकार आती, जनता पार्टी आती है। अगर आपको याद हो, जनता पार्टी आती, जिसको बाद में भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। और इनकी भी ज्यादा समय तक सरकार नहीं चली। 1980 के अंदर इंदिरा गांधी जी की दोबारा आ गई और वो थी कांग्रेस आई। ये थी कांग्रेस ओ, ये थी कांग्रेस आर, लेकिन यहाँ पे आ गई कांग्रेस ओ। ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है, सबकी सब डिस्कस करी हुई है हम लोगों ने। 1 सेकेंड है, सबकी सब हम लोगों ने डिस्कस करी हुई है। हमने ये डिस्कस करी हुई है और आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से इसके बारे में पता है। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं देखी तो मैं आपको चाहूंगा कि आप जो पिछली पुरानी वीडियोस है उनको वॉच आउट जरूर करिएगा, क्योंकि उन वीडियोस को वॉच आउट करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने पहले वाले पार्ट में क्या क्या चीजें बता दी है। अब स्टोरी वही रिलेट हो रही है कि किस तरीके से 67 से 77 के बीच में अलग राजनीति चल रही थी। मतलब मैं देश के अंदर कह सकता हूँ अलग सीन चल रहा था। और इसी वजह से 1967 में आपको पता होगा, मैंने बताया था कि 11 राज्यों के अंदर आई थिंक या 9 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी और कांग्रेस को गठबंधन की सरकारें बनानी पड़ रही थी। कांग्रेस को गठबंधन की सरकारें, कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट बनानी पड़ रही थी। कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी 67 के अंदर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अकाली दल को थोड़ा सा बेस मिला, और अकाली दल ने पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ एक गठबंधन बनाया। गठबंधन कैसे बनाएगा वो? ऑफकोर्स गठबंधन इस तरीके से बनाने की कोशिश करेगा कि आप देखने की कोशिश करेंगे कि यार उस समय कांग्रेस के तो वैसे भी सेंट्रल में सरकार बन गई थी, लेकिन रीजनल पार्टीज उस समय मजबूत होती जा रही थी। क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड को में क्या माना जाता, कमजोर पार्टी माना जाता। इंदिरा गांधी जी को एक कमजोर लीडर के नाम से पुकारा जा रहा था। और वहां पे पंजाब के अंदर इस तरीके से अकाली दल जो था एक कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट लेके आता है। और कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट क्यों लेके आता है? क्योंकि शिरोमणि अकाली दल जो पार्टी थी वो पार्टी पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट के साथ थी, कांग्रेस के साथ। अब कांग्रेस के साथ अगर कोऑर्डिनेशन में, तो आपको पता है अकाली दल तो खुद ही नहीं चाहता कि सरकार के साथ मिलकर काम करे, क्योंकि इनकी तो वैसे भी पॉलिसी किनके खिलाफ थी, पूरी तरीके से खिलाफ थी अंग्रेजों, मतलब कांग्रेसियों के खिलाफ। लेकिन फिर भी भाई 67 में जोड़ तोड़ की राजनीति बनाई गई, गठबंधन कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट बनाई गई। रीजन था क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, इंदिरा गांधी को कैसे न कैसे करके बना दिया गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अकाली दल वाज द पॉलिटिकली वीक इवन आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द पंजाब। ये सच बात है, पार्टीशन इतने टाइम पुरानी अकाली दल पार्टी है, लेकिन वो वीक थी पॉलिटिकल वीक क्यों थी? क्योंकि देयर गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर। अब ये देखिए कि 1967 में कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट बन गई, लेकिन 1969 के अंदर कांग्रेस के टुकड़े भी तो हो गए। कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर अलग बन गई, इंदिरा गांधी की कांग्रेस ओ अलग बन गई। और उसके बाद में जाके भी 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी एक शेर की तरह उभरी थी। उस समय 1972 के अंदर लेजिस्लेटिव चुनाव हुए थे और पंजाब सब धुआं धप्पड़ सब कुछ हो गया और पंजाब पूरा का पूरा निस्तो नाबूद एक तरीके का, मैं कहता हूं कांग्रेस का दबदबा हो गया वहां पे। तो यहाँ पे इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि भाई जब जरूरत थी 67 में, तो फिर उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं, बोल दिया गया
कि ठीक है आपसे कोऑर्डिनेशन कर लें, क्योंकि इंदिरा गांधी जी खुद ही कमजोर थी। पर 1971 में लोकसभा का चुनाव जीती, 1972 के अंदर फिर फाइनली विधानसभा का चुनाव जीत गई बहुत अच्छी तरीके से, जहां जहां सीटें हारी थी वो। तो इस तरीके से खुद अकाली दलों को एक स्ट्रांग सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था हिंदू का, जो वहां पे रह रहे थे। और यहाँ पे इंटरनल डिफरेंस भी देखा, तो सिख कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी डंके की चोट पे काम करवाना चाहती थी और कुछ कम्युनिटी बहुत रिलैक्स होकर काम करवाना चाहती थी। तो ये एक इशू बना रहा, ये इशू काफी समय तक बना रहा और कांग्रेस को वहां बहुत सपोर्ट मिल रहा था दलित लोगों का। क्यों? क्योंकि याद करिए कांग्रेस ने क्या नारा दिया था 1971 के इलेक्शन में। कांग्रेस ने नारा दिया था, कांग्रेस ओ कहती थी इंदिरा हटाओ, लेकिन कांग्रेस आर कहती थी गरीबी हटाओ। और जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया ना, तो दलित लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। इस तरीके से ना अकाली दल की आवाज सही तरीके से रेज नहीं हो पा रही थी। लेकिन बात आती है 1970 के टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि याद करिए जब 1975 के अंदर 1977 तक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, तो उस समय कांग्रेस की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है, बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। मतलब आपने तो पहला चैप्टर जो पढ़ा होगा ना, वो 5th और 6th चैप्टर इंदिरा गांधी से रिलेटेड, उसमें तो इंदिरा गांधी 1971 में आ तो गई बहुत पावर में, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ सीन होता ही रहा। यहाँ पंजाब में भी सीन हुआ। 1970 के दशक का एक ऐसा टाइम पीरियड चला जो इंदिरा गांधी की लाइफ में, वो जीती तो बहुत ही अच्छे अमाउंट से, बहुत ही अच्छे वोट से, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती रही। और यहाँ पे भी सेम यही दिक्कत हुई कि अकाली के बहुत बड़े सेक्शंस, यानी कि बहुत बड़े लोगों ने डिमांड करने लग गए वो लोग कि भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी मतलब कि जो पंजाब की शक्तियां हैं, पंजाब की जो पावर है, एटलीस्ट उसको तो डिफाइन करो। मतलब अगर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश को डिवाइड कर दिया गया है, तो उसमें से डिवाइड करने के बाद पंजाब की क्या ऑटोनॉमी होगी, पंजाब की क्या राजनीतिक स्वायत्तता होगी, पॉलिटिकल पावर क्या होगी, वो तो डिफाइन करो ना। पंजाब का चंडीगढ़ पे कितना हक होगा, कौन किसके अंडर में कितना काम करेगा, ये डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा था। मतलब हरियाणा पंजाब आपस में इन चीजों को, शक्ति को लेके, पावर को लेके लड़ता जा रहा था। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक मीटिंग होती है जिसे बोलते हैं आनंदपुर साहिब सम्मेलन रिजर्वेशन, मतलब रिपोर्ट है, रेजोल्यूशन है। ये पेपर में जरूर आएगा भाई। आनंदपुर साहिब संकल्प बोलते हैं 1973। क्यों? क्योंकि 1971 में कांग्रेस सेंट्रल के चुनाव में बिजी थी। उसके बाद 1972 के अंदर कांग्रेस क्या कहते हैं, विधानसभा, लेजिस्लेचर के चुनाव में बिजी थी। देन फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ऐसा करते हैं, चंडीगढ़ क्या कहते हैं आपका हरियाणा और पंजाब की ऑटोनॉमी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेन था स्टेट रिलेशन का सेंट्रल रिलेशन के साथ क्या होगा संबंध, वो पता करना जरूरी है कि पंजाब के अंडर में चंडीगढ़ का हिस्सा कितना आएगा, पंजाब का रिलेशन सेंट्रल के हिसाब से कैसा होगा, ये जानना जरूरी था। और यहाँ पे बहुत से लोगों ने यही कहा कि भाई जो सिख कम्युनिटी के लोग है ना, सिख कम्युनिटी के लोग, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस माननी चाहिए। तो सिख कम्युनिटी के लोगों का मेन बोलबाला होना चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे पंजाब के अंदर सिख कम्युनिटी का ही बोलबाला देखने को मिलता था। यहाँ पे एक इशू ये भी था, बेचारे जो हिंदू लोग हैं, दूसरे माइनॉरिटीज कैटेगरी के लोग हैं, उनके बारे में तो सोचना जरूरी है ना। पंजाब के अंदर उस समय ऐसे नहीं हो पा रहा था, जो बिल्कुल फैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये हुआ कि रेजोल्यूशन हैज द लिमिटेड अपील अमंग द सिख। अब यहाँ पे ये जो रेजोल्यूशन पास हो रहा था आनंदपुर साहिब सम्मेलन, उसमें ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पे सिखों की जो पावर है ना, उसको सीमित कर दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे सिखों की पावर, मतलब अब जरूरी तो नहीं कि पूरे के पूरे पंजाब में मोस्टली मतलब सिख ही लोग हो भाई, माइनॉरिटीज ग्रुप भी तो रहती होगी ना। माइनॉरिटीज ग्रुप अगर रहती होगी तो वो लोग भी डिमांड कर रहे थे कि यार हमें भी थोड़ी बहुत सत्ता वत्ता में मौका दीजिए, हमें भी सिस्टम को चलाना है। यहाँ पूरा का पूरा पंजाब कौम, सिख कौम एक अलग ही डिमांड कर रहा है, उनका एक अलग ही बोलबाला हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि पूरे पंजाब पे सिखों का ही राज होना चाहिए। शुरुआती समय की बात है, एट प्रेजेंट टाइम तो खैर है ही, लेकिन शुरुआती समय में हमें भाई संविधान है, हमें सभी के बारे में, हम वी आर डाइवर्सिटी पीपल, हमें सभी के बारे में सोचना है, इक्वल सोचना है। अगर हम इक्वल नहीं सोचेंगे तो हमारा कोई फायदा ही नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने कहा कि ठीक है, ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी सरकार कांग्रेस की है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस की सरकार है तो सिंपल सी बात है, अकाली दलों को कहीं ना कहीं मौका चाहिए अपने आप को बढ़ने के लिए, अपने आप को निकालने के लिए। तो उन्होंने एक विवाद उठाया 1980 के अंदर, उन्होंने विवाद उठाया कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पानी के बंटवारे को लेके। तो ये एक आंदोलन चलाया गया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर कितना पानी यमुना नदी का जाएगा। मतलब इसे 2 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, जिसमें स्पेशली एक मेन क्या कहते हैं नदी से, मेन यमुना नदी से एक कैनल जोड़ना था इस वाली यमुना नदी पे, ताकि पंजाब के हिस्से में या हरियाणा के हिस्से में पानी इक्वली डिवाइड हो सके। तो पंजाब के लोगों की ये भी एक डिमांड थी, तो ये भी कहीं ना कहीं पूरी करने की कोशिश करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, अब ये तो सिस्टम चल रहा था, अब प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी ये जाके हुई। प्रॉब्लम में ये हुआ कि यहाँ पे खालिस्तान की मांग करने लग गए लोग। अब खालिस्तान की लोग मांग करने लग गए, तो यहाँ से थोड़ा सा सिस्टम बदल गया।
मतलब शुरुआती समय में जो अकाली दल थे या लोग क्या कहते हैं डिमांड कर रहे थे सरकार से, तो उन्होंने सिस्टम के हिसाब से डिमांड करने की मांग करी थी। लेकिन बाद में डिमांड इतनी ज्यादा उग्र हो गई, मतलब इतनी ज्यादा चरमपंथी आंदोलन पे चली गई कि लोगों ने आर्म रेबिलियन करने लग गए लोग, जो बिल्कुल गलत था। और आर्म रेबिलियन की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे मिलिटेंट गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस गए, अमृतसर के अंदर, और उसी को हेडक्वार्टर बना लिया। उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे पंजाब के अंदर सिख कौम के लिए अलग से खालिस्तान होना चाहिए जहां पे स्पेशलिस्ट सिख कम्युनिटी रहेगी, जो बिल्कुल गलत है भाई। ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट बन गया है, राज्य बन गया है, तो उसमें हर किसी को रहने का अधिकार है, और उसमें अगर आप खालिस्तानियों की मांग कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। यहां से अब कहानी स्टार्ट होती है, मैं अब आपको आगे बताऊंगा। यहां से अब देखिए, खालिस्तान मूवमेंट इज द सिख सेपरेट मूवमेंट सीकिंग टू क्रिएट अ होमलैंड फॉर द सिख पीपल। खालिस्तान मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो सिख कम्युनिटी को सेपरेट करना चाहता था, और उसका मेन मकसद था कि उनके लिए एक होमलैंड बनाया जाए, और इस हिसाब से यहाँ पे उसे खालिस्तान बोला गया। लॉर्ड ऑफ खालसा इसे बोला जाता है इन द पंजाब रीजन। द प्रपोज्ड स्टेट वुड कंसिस्ट लैंड एंड करंटली फ्रॉम पंजाब एंड इंडिया एंड पंजाब पाकिस्तान। जिस तरीके से देखो यहाँ पे सिस्टम क्या हुआ, याद करो, मैंने बताया था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी मिलिटेंट को पैसा दिया जाता है पाकिस्तानियों के द्वारा, और वो एक अलग कश्मीर की मांग करते हैं, हम लेके रहेंगे आजादी, वहां पे चलता रहता है ना सिस्टम। सेम ऐसा ही पंजाब के अंदर भी पाकिस्तानियों ने सपोर्ट करा। उन्होंने कहा जिस तरीके से पाकिस्तान अलग हुआ, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और पंजाब के आपने दो हिस्से कर दिए, ऐसा ही हम लोग पंजाब के अंदर एक अलग खालिस्तान, एक अलग राज्य, ये मैं कह सकता हूँ अलग नेशन की डिमांड कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, ऐसे खालिस्तान स्पेशली सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग नेशन बनना चाहिए, एक अलग राज्य बनना चाहिए, जो इंडिया से ही तो निकल के बन रहा है, स्वतंत्र है, बन सकता है। तो ये डिमांड सोचिए कहां से आई होगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट करा इस चीज को लेके कि खालिस्तान की डिमांड करिए, खालिस्तान फिर आपका एक अलग राज्य बन जाएगा, आप उसमें सिख कम्युनिटी अलग ही राज करेगी। ऐसे पाकिस्तान के लिए मुसलमानों के लिए पाकिस्तान हो गया, हिंदू लोगों के लिए हिंदुस्तान हो गया, ऐसी जो पूरी की पूरी सिख कौम होगी उसके लिए खालिस्तान बना दिया जाएगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं शुरुआती समय में लोगों के दिमाग में इतना डीपली एनालाइज होके नहीं आ रहा था, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता। वो पंजाब में भारत के साथ रहना चाहते थे, बट वो सरकार से डिमांड कर रहे थे कि सरकार उन्हें थोड़ी बहुत ही ऑटोनोमस पावर दे दे, जो सरकार जरूर देती समय के साथ। लेकिन एकदम से उग्र हो जाना, एकदम से मतलब आप लड़ाई दंगे में हो जाते हैं। जैसे शुरुआती समय में वायलेंस देखा जाए तो लोगों ने क्या करा, लोग मॉडरेट हो गए। मतलब लोग शुरुआती समय में क्या कर रहे थे, खालिस्तान कह रहे थे कि होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब ये तो लोग नरम दिल के थे, बाद में लोग गरम दिल के हो गए। मतलब ये फिर कहानी क्या हुई कि शुरुआत में कहानी कहीं और थी, ऑटोनॉमस की बात हो रही थी, खालिस्तान लोग डिमांड तो कर रहे थे लेकिन आर्म रेबिलियन नहीं कर रहे थे। वहां पे कुछ लोगों को सपोर्ट मिला और वो एक्सट्रीमिस्ट बन गए, और एक्सट्रीमिस्ट बनने की वजह से यहाँ पे अब लोगों ने आर्म रेबिलियन करने लगे। उन्होंने कहा खालिस्तान चाहिए पूरा का पूरा, और हम डंके की चोट पे लेंगे, सरकार हमें कुछ नहीं कर सकती है। और यहाँ से फिर जनरल सिंह भिंडरावाले की कहानी स्टार्ट होती है। और पंजाब, जो भाई लोग पंजाब में रह के इस वीडियो को देख रहे हैं तो जनरल सिंह भिंडरावाले के इतिहास के बारे में जरूर जानते होंगे कि किस तरीके से अकाल तख्त के ऊपर वो उससे ऊपर अपना तख्त बना बैठे थे, और उस तरीके से पूरा अकाल तख्त कैप्चर कर लिया। अमृतसर पूरा का पूरा एक मिलिटेंट एरिया बना दिया गया, जो बहुत बुरा था। अगर आप ये देखने की कोशिश करें तो दे हैड कैप्चर्ड, उस टाइम पीरियड पे जब अटैक हुआ था ना, तो उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि उनके पास खुद क्या कहते हैं 450 गने, 5 मीडियम मशीन गन, 20 से 25 लाइट मशीन गन थी, 200 तो राइफल्स मिली है, और 50 टेन गन्स मिली है, टैंक मिसाइलें मिली है, रॉकेट, ये सब मतलब कहां से आ रहा है इन लोगों के पास। सोचिए पंजाब के अंदर भारत तो इन्हें नहीं बेच रहा है ना, भारत तो बेच ही नहीं सकता। भारत क्यों अपना खुद का परमाणु बम, मतलब अपने खुद की सारी चीजें बेचेगा और कहेगा ठीक है आपस में राज्य में सिविल वॉर करिए, और इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो फिर हम अपनी पुलिस बेचेंगे, इससे इंदिरा गांधी का नाम ऊपर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं चाहेगा ना कभी भी कोई भी पीएम हो, चाहे आज का पीएम हो, चाहे आने वाला पीएम हो, चाहे पास्ट का पीएम हो, वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा। तो इस तरीके से ये कहानी स्टार्ट होती है, मॉडरेट हाथों से निकल के एक्सट्रीमिस्ट हाथों में ये सारी चीज चली जाती है। खालिस्तान की डिमांड शुरुआती समय में बहुत पोलाइटली हो रही थी, देन फाइनली इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, और इसकी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसकी डिमांड एकदम से तो नहीं हुई होगी भाई। इसी वजह से गांधी जी को फिर इमरजेंसी का सिस्टम करना पड़ गया आई थिंक, और उसके 1975 से 77 तक फिर वो चला, फिर 77 से 80 तक फिर क्या कहते हैं आपका जनता पार्टी चली, फिर 1980 के अंदर दोबारा से सरकार आ जाती है इस कांग्रेस की। और जब ये सिस्टम चलता है और उग्रवादी लोगों की पंजाब में एकदम से, उग्रवादी कहने का मतलब टेररिस्ट नहीं है, एक तरीके के एक्सट्रीमिस्ट लोग, ठीक है ना, वो मत समझ लीजिएगा उग्रवादी में कह रहा हूँ। देन फाइनली डिसाइड करा गया कि यार अगर कोई बंदा स्वर्ण टेम्पल
टेम्पल को, गोल्डन टेम्पल को एक मिलिटेंट कैंप बेस बना लेता है तो इससे कहीं ना कहीं खतरा है, देश को खतरा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चलाया गया। अगर आप देखें तो यहाँ पे स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सरकार ने सैन्य कार्रवाई करी। अब यहाँ पे आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा, वो नाम है सबेक सिंह नाम है इनका, ठीक है। अगर आपको पता हो जरनैल सिंह भिंडरेवाला और सबेक सिंह, अगर आपको पता हो तो 1971 के अंदर सैन मानेकशॉ थे। 1971 के अंदर सैन मानेकशॉ थे जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हमारी मदद करी थी। और उसके बाद एक और वॉर हुआ था हमारा, क्या कहते हैं, उसके बाद एक और वॉर हुआ था आई थिंक, हाँ, ऑपरेशन पोलो के टाइम पीरियड पे ये व्यक्ति थे। और ऑपरेशन पोलो के टाइम पीरियड पे इन्होंने ही सिखाया था किस तरीके से ऑपरेशन पोलो जीतना है हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, जरनैल सिंह का मदद करने के लिए कि किस तरीके से आपको कहाँ पे लाइट गन के वाले बंदों को बैठाना पड़ेगा, अगर इंडियन आर्मी आपके ऊपर अटैक करने के लिए आती है तो आप कैसे बच सकते हैं। मतलब एक ही हमारे खुद के इंडियन आर्मी के बंदे ने जरनैल सिंह भिंडरेवाले की पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके से आपको अपने मिलिट्री को तैयार करना है, किस तरीके से अगर बाहर की फोर्स आती है, यानी कि इंदिरा गांधी की फोर्स आती है सरकार की, तो आपको उनको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि आर्मी का सबसे बड़ा हेड उस समय पे ये भी रहा था, इसको सारी स्ट्रेटेजी पता था, है ना। सबेक सिंह करके इनका नाम है, आई थिंक आप सर्च करिएगा मिल जाएगा आपको इनके बारे में। अब इन्होंने क्या बताया जरनैल सिंह भिंडरेवाले को कि आप ऐसे ऐसे मिलिटेंट की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे शुरुआती समय में सरकारों को नहीं पता था कि उनको सपोर्ट करा जा रहा है जरनैल सिंह को, और उन्हीं को ही बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ हमारे जनरल जो थे वो अरुण श्रीधर वैद्या ये जनरल थे, ठीक है। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण पन्नों में लिखा जाता है इनका नाम। मेजर जनरल थे कुलदीप सिंह मेजर जनरल थे। लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह थे, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह थे। बहुत सारे लोग थे, मेन लीडर्स थे जिन्होंने उस टाइम पीरियड पे एक ऑपरेशन चलाया। उन्होंने कहा कि अगर टेम्पल को क्या कहते हैं कैप्चर कर लिया गया है तो हमें इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और यहाँ पे ऑपरेशन चलाया जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो इसीलिए था कि टेम्पल पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया ऑपरेशन के अंदर। और ये ना सिख लोगों को बहुत दिक्कत हुआ। अगर आप देखें तो गोल्डन टेम्पल अभी ऐसा दिखाई देता है, बट पास्ट में इतनी गोलियां चली तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत लोगों को मारा गया, बहुत सिख लोगों को मारा गया। और जब उनके टेम्पल्स में अटैक करके ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था, ऑपरेशन ब्लू स्टार उसकी डेट क्या थी, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की डेट क्या थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। और ये कहा गया कि भैया क्या कहते हैं पूरे के पूरे जितने भी मिलिटेंट घुसे हुए हैं, टेररिस्ट घुसे हुए हैं इसके अंदर, मैं कह सकता हूँ कुछ निर्दोष लोग भी आई थिंक मारे गए होंगे, क्योंकि ये सरकार तो कभी नहीं बताएगी, लेकिन होता है कुछ मारे जाते हैं, कुछ निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पे यही हुआ कि जितने लोग सिख टेम्पल के अंदर थे सभी मिलिटेंट को मारा गया, जरनैल सिंह भिंडरेवाले को भी मारा गया। और यहाँ पे पूरी तरीके से जो सिख कम्युनिटी के लोग थे ना, उनके धर्म पे, उनके सोचिए उनके जो गुरु नानक जी उनके टेम्पल पे अटैक कर दे गया। तो जब इंसान रिलीजन के ऊपर अटैक कर देता है ना, तो फिर इंसान सरकार को नहीं देखता है, फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे बहुत से सिख लोगों का मैं कह सकता हूँ कि एक मैं कह सकता हूँ अंतरात्मा होती है ना, उस पर ठेस पहुंची। सो दैट इज द 31 अक्टूबर 1984 के दिन फिर फाइनली इंदिरा गांधी का भी एनेक्सेशन हो चुका था ना। एनेक्स मतलब उनको मार दिया गया था उनके बॉडीगार्ड के द्वारा। तो उनके 2 बॉडीगार्ड थे, ठीक है, 2 बॉडीगार्ड्स थे। उन्होंने शूट कर दिया था उनको ऑन द स्पॉट। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन से 2 बॉडीगार्ड थे, कितना शूट करा था, ठीक है। फाइनली शूट कर दिया गया उन्हें। और फिर यहाँ पे पूरी इंदिरा गांधी एक ऐसी लेडी थी जिसकी वजह से पूरे के पूरे भारत के अंदर एक सिविल वॉर जैसा माहौल हो गया कि जहां पे भी सिख लोग दिखते थे उनको जान से मारने की पूरी तरीके से कोशिश करी जाती थी। इवन पूरे के पूरे पंजाब के अंदर लोग सदमे में थे। दूसरे जो माइनॉरिटीज ग्रुप के पंजाबी लोग कहीं और दूसरे स्टेट्स में रहते थे, तो उन्होंने अपने रूप बदल लिए। किसी ने बाल कटवा लिए, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो ये चीजें देखने को मिली थी और इसकी वजह से ये मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे शूट कर देना प्रधानमंत्री को बहुत बड़ी बात थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐसा लाइव एग्जाम्पल देखने को मिला लोगों को। देन फाइनली क्या हुआ, देन फाइनली इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना था। क्योंकि गांधी जी का क्या कहना है, गांधी जी का कहना ये है कि अगर आप एक आंख के बदले दूसरी आंख मांगेंगे तो सिंपल सी बात है पूरा देश अंधा हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइनली उनके बेटे जी राजीव गांधी, जिनको उसी के अगले दिन ही शपथ दिलाई जाती है और शपथ दिलाने के बाद पीएम बनते हैं। पीएम बनने के बाद यहाँ पे अब रोल आता है जो अकाली दल जिसके अंडर में आती है। अकाली दल जिसके अंडर में आती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों ने पूरी तरीके से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मतलब सरकार ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। देखो सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो यहाँ पे यही करा गया, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से मेंटेन करा गया। और इसके लिए पंजाब अकॉर्ड, पंजाब समझौता
या रोड टू पीस या लोंगेवाला समझौता आप बोल सकते हैं, जुलाई 1985 में हुआ था। ठीक है, तो लोंगेवाला आप देख सकते हैं यहाँ पे हरचंद लोंगेवाला ये अकाली दल के समय प्रेसिडेंट थे। पीस एग्रीमेंट की बात करी गई थी कि ठीक है सारी चीजों को बहाल करा जाएगा, ठीक करा जाएगा, क्योंकि पंजाब में भी लोग नाराज हैं, पंजाबी लोगों को मारा है तो भाई गुस्सा तो हो गई, सरकार को भी दिक्कत है क्योंकि भाई पीएम को मार दिया, उनकी माता को मार दिया है, तो इसीलिए बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी। देन फाइनली डिसाइड हुआ पंजाब अकॉर्ड के अकॉर्डिंग कि ठीक है चंडीगढ़ की जो भी स्वायत्तता है वो उनको ट्रांसफर करी जाएगी पंजाब को, पंजाब और हरियाणा का एक कमीशन बनाया जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी पेपर के लिए हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी पेपर के लिए हो सकता है कि कौन सी कमीशन बनाई गई थी हरियाणा और पंजाब के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। कमीशन बनाई जाती है ना, सरकार खुद काम नहीं करेंगे, सरकार कमीशन बना देंगे, बता देंगे किन किन के हाथ में क्या क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद फाइनली रिवर को लेके और सारी चीजों को लेके सेटलमेंट करा गया, और इवन यहाँ तक सेटलमेंट करा गया कि जितने लोग मारे गए हैं उनको सरकार कितना मुआवजा देगी, है ना, और किस तरीके से सरकार ने पूरी तरीके से अपने आर्मी के फोर्स और सारा का सारा पंजाब से निकाल लिया। बाद में जाके सारा मामला सेटल डाउन हो गया। और वही है ना कि जिस तरीके से फिल्मों में एंड में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है, सेम वैसा ही यहाँ पे भी हुआ। लेकिन राजीव गांधी ने भी कुछ चीज़ें बुरी करी थी जिसकी वजह से फिर उनको भी मतलब बॉम्ब से ही मार दिया गया था। तो बहुत ही मतलब अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो भाई ये इसे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेसेस देखो आप कह सकते हैं इसको, वैसे तो हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं, 7 सिस्टर्स। आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम पहले, अभी तो ये 7 सिस्टर है, लेकिन बहुत टाइम पहले ये सिर्फ मोस्टली हिस्से 2 राज्यों को छोड़कर सारा हिस्सा क्या कहते हैं आपका असम था। बाद में असम से बहुत सारे राज्य निकलते चले गए, और इवन ऐसा बहुत बार केस देखा गया है। आपने मणिपुर के बारे में तो पढ़ लिया था पहले से, याद करिए मणिपुर के अंदर जो राजा बोधचंद थे उनके यहाँ पे इलेक्शन भी हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या कहते हैं एक अच्छे इलेक्शन करके, मतलब अच्छे इलेक्शन करके कह रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से हमने इसको अपने भारत में मर्ज करा लिया। अब नॉर्थ ईस्ट की प्लेस हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल और सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, अगर आप भारत का मैप देखें तो ये वाली बाउंड्री जो है आपको पता है पाकिस्तान की बाउंड्री से कनेक्ट है। तो यहाँ से तो सिर्फ एक ही देश कनेक्ट हो पा रहा है, यहाँ से सिर्फ एक ही देश कनेक्ट हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आज की डेट में कश्मीरी के इलाकों के अंदर या राजस्थान की या गुजरात की बाउंड्रीज में कितनी छुटमुट भेड़ और मतलब मुठभेड़ होती रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की अगर हम देखें, इस पोजीशन को देखें, इस जोग्राफिकल पोजीशन को देखें, तो यहाँ से ये बहुत सारी कंट्री से टच में आ रहा है। मतलब यहाँ से देखें तो चाइना से आ रहा है, यहाँ से देखें तो म्यांमार से आ रहा है, यहाँ से देखें तो उस टाइम पे आज के टाइम पे बांग्लादेश से, उस टाइम पे देखें तो पाकिस्तान से कनेक्ट में आ रहा था, इधर के इलाकों में दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो रहा है। तो हमारी ये वो नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्रीज है जो दूसरी कंट्रियों से कनेक्ट हो रही है। अब हमारी कंट्री के अंदर कहीं से अगर घुसपैठ होने के ज्यादा चांसेस है तो चांसेस हमारी नॉर्थ ईस्ट कंट्री से, तो इसीलिए ये मामला बहुत नाजुक है, बहुत क्रिटिकल है। इन राज्यों की भी अपनी अपनी क्या कहते हैं डिमांड थी। किसी किसी राज्य ने तो बोल दिया कि हम अलग देश ही बनना चाहते हैं, और अलग देश बनने का मतलब ये है कि फिर एक नया देश जो हमारी भारतीय बाउंड्री से कनेक्ट हो जाएगा और फिर हमें उतना ही खतरा बना रहेगा। और यहाँ पे ताज्जुब की बात यह है कि देश की जनसंख्या का 4% हिस्सा हमारा यहीं से आता है। इवन अगर रिसेंटली डेटा के हिसाब से देखा जाए तो वो 4% से 5% या कुछ हो गया होगा। अगर 137 करोड़ की आबादी अकॉर्डिंग टू 2021 के स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हुआ होगा, पर आपकी बुक में तो यही दिखाया गया है, तो आप इसे ही मान के चलिएगा। दूसरा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पूरे देश की पॉपुलेशन का 8% हिस्सा, 8% या 8.7% हिस्सा जो है वो यहीं से आता है। तो सोचिए हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। दूसरा, ये पूरा का पूरा कॉरिडोर लगभग 22 किलोमीटर का है, लेकिन अलग अलग कंट्री जो है उससे कनेक्ट हो रहा है। इसलिए हमें इनकी रीजनल एस्पिरेशंस को, इनकी डिमांड को समय समय पे सोचना पड़ता है, समय समय पे इनके साथ रिलेशन बनाए रखना पड़ता है, और इनके इंपॉर्टेंस चाहे इनकी आज़ादी से रिलेटेड हो, चाहे इनकी कल्चर को रिलेटेड हो, चाहे इनकी विचारधारा से रिलेटेड हो, उन सबको इंपॉर्टेंट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप आप एक छोटा सा बैकग्राउंड समझ गए होंगे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर रीजनल एस्पिरेशन पैदा हो रही है तो इतिहास में पुराने टाइम पे पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, मतलब पुराने समय में जब 1950 के बाद का अगर समय देखें तो उसके बाद नॉर्थ ईस्टी कंट्री में क्या क्षेत्रीय आकांक्षाएं पैदा नहीं हुई होगी? ऑफ कोर्स रीजनल एस्पिरेशन पैदा हुए होंगे। तो जो पैदा हुए होंगे रीजनल एस्पिरेशन, उनके ऊपर ही अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतना सा अब हम आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे। तो ये एक मैप है आपकी बुक में। तो अगर मैं नॉर्थ ईस्टी कंट्री की बात करूं तो पंजाब के कुछ हिस्से थे, तो पंजाब को देख सकते हो, पंजाब से 3 हिस्से निकले। एक तो पंजाब निकला, हरियाणा निकला और हिमाचल प्रदेश 1966 के अंदर। लेकिन 1972 के अंदर मेघालय को हमने स्टेटहुड बनाया, मणिपुर को बनाया और त्रिपुरा को बनाया।
लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो 1987 के बाद आए। कब आए? 1987 के बाद। ठीक है, किसकी बात हो रही? मिजोरम की और अरुणाचल प्रदेश की। उसके बाद यहाँ पे नागालैंड जो था उसको हमने पहले ही 1963 के अंदर एक राज्य बना दिया गया था। और यहाँ पे हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि जब नए राज्य बनाने की मांग हो रही थी, नए स्टेट्स बनाने की मांग हो रही थी, तो हमने सबसे पहले नागालैंड को बनाया, क्योंकि 1962 के अंदर वॉर हुआ था। 1962 वॉर होने के बाद हमें लगता था कि कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं पाकिस्तान है या चाइना है, वो हमारी नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज को फंडिंग करेगा, पैसे देगा, और वो उनसे ही डिमांड करेगा कि अपने देश से अलग हो जाओ, नए राज्य बनाने की मांग करो, नई कंट्री बनाने की मांग करो। और भारत में उस समय ऐसा हो रहा था, इसलिए हमने नागालैंड को बनाया। उसके बाद मिजोरम एक राज्य था, अगर आपको याद हो, अरुणाचल प्रदेश एक राज्य था, और साथ में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को हमने 1987 में बनाया, 1987 में। उसके पीछे रीजन है क्योंकि राजीव गांधी जी जो थे वो मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को एक स्टेट बनाना चाहते थे, क्योंकि वहां पे दिक्कतें चल रही थी। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया था बांग्लादेश के वॉर के अंदर, इसलिए हमने 72 के अंदर यहाँ पे देख सकते हो मेघालय को एक नया राज्य बना दिया था। यानी कि मेघालय 1 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 2 हो गया, मिजोरम 3 हो गया, और साथ में मणिपुर 4 हो गया, त्रिपुरा 5 हो गया, और यहाँ पे नागालैंड 6 हो गया। एक राज्य और है जिसमें नहीं है, ठीक है, वो इसीलिए उनको 7 सिस्टर कहा जाता है, और उनकी आज़ादी का टाइम पीरियड अलग अलग है। एक वो जब बांग्लादेश का वॉर हुआ था, 2 वो जिस टाइम पे क्या कहते हैं देश आज़ाद, जब राजीव गांधी का सेटलमेंट हो रहा था, जब उन्होंने अकॉर्ड साइन करा था, संधि साइन करी थी। और कुछ राज्य वो जो जिस समय वॉर हुआ था क्या कहते हैं आपका चाइना के साथ, तो उसके बाद बना दिया। इवन नागालैंड ने तो अपने देश को एक अलग झंडा ही बना दिया, और उन्होंने कहा कि हम तो आज़ादी लेना चाहते हैं, हम तो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमने समय समय पे क्या करा, उनको मर्ज कराया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज को हम छोड़ नहीं सकते, है ना, इसीलिए। अब देखिए मेजर प्रॉब्लम क्या रहती है इन कंट्री के अंदर। एक तो इनका क्षेत्र का अलगाववाद बिल्कुल अलग है, नॉर्थ ईस्ट की कंट्री बिल्कुल अलग ही, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां पे ना अलग अलग सोशल डाइवर्सिटीज के लोग रहते हैं। ज्यादातर आज भी अपने पुराने कल्चर, रीति रिवाज इनको इंपॉर्टेंट मानते हैं। और सबसे दिक्कत वाली बात हमारे लिए जो है, ये इंटरनेशनल कंट्रीज से इनके जो बॉर्डर है वो जुड़ते हैं, और इसीलिए हमारे लिए यहाँ पे प्रमुख समस्या बनी हुई है कि देखो नॉर्थ ईस्ट की कंट्री के अंदर अगर हम देखें तो इतने सारी जनजातियां, इतने सारे ट्राइबल्स ग्रुप्स रहते हैं कि अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ मर्ज कर पाना, हर जगह की अलग डिमांड, हर जाति की अलग डिमांड, हर कम्युनिटी की अलग डिमांड, हर वर्ग की, हर एथनिक ग्रुप की अलग डिमांड। भारत को ऐसी डिमांडों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है ना, इसीलिए। दूसरा, यहाँ पे वीक कम्युनिकेशन स्किल है, पहाड़ी इलाके में नेटवर्क सिस्टम बैठ नहीं पाता है, लाइट वाइट ढंग से पहुंच नहीं पाती है, एक ये बड़ा इशू रहता है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे प्रवासियों का प्रवेश बहुत रहता है, मतलब बाहर की कंट्री, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्ट है, तो बांग्लादेश से लोग माइग्रेट होकर आ जाते हैं, बहुत सारे माइग्रेट होकर आए थे 1971 के अंदर, जब क्या कहते हैं वॉर हुआ था, तो बहुत सारे बांग्लादेशी लोग आ गए थे। साथ में आपको पता है कि हमने अभी रिसेंटली सुना होगा म्यांमार से रोहिंगा मुसलमान जो थे वो भाग के आ गए थे, तो वो भी तो बांग्लादेश में घुसे, फिर असम में घुस गए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन सभी की सभी क्या कहते हैं स्टेट्स के साथ रहती है, और ये सबसे बड़ा इशू रहता है। अब यहाँ पे इन सभी इश्यूज में से जो 3 मेन इश्यूज इस चैप्टर के अंदर बात करे गए हैं, वो बात करे गए हैं कि हर जो स्टेट 7 सिस्टर्स में आता है वो एक अलग ऑटोनॉमी की डिमांड करता है, एक अलग स्वतंत्रता की डिमांड करता है, या तो अलग राज्य बना दिया जाए और या तो अलग कंट्री बना दिया जाए। और 7 सिस्टर्स यानी कि इतना बड़ा जो लैंड मास है 22 किलोमीटर का, उसमें कितने हम छोटे छोटे राज्य बना सकते हैं, काट काट के 22 राज्य तो क्रिएट नहीं कर देंगे ना हम लोग वहां पे। और इसीलिए अलग अलग जनजाति की अलग अलग डिमांड होती है कि भाई आपने जब असम को बना दिया, मेघालय को बना दिया, त्रिपुरा को बना दिया, तो मुझे भी बनाओ, ऐसा होता है वहां पे। दूसरा, हमेशा अलगाववादी आंदोलन तो वहां देखा ही जाता है, हमेशा कोई ना कोई जनजाति अलगाववादी आंदोलन करती रहती है। और सबसे बड़ी दिक्कत वही मैंने बताया, अपोजिशन टू आउटसाइडर्स, मतलब वही बाहरी लोगों का विद्रोह तो हमेशा ही रहता है। यहाँ पे 3 बड़ी प्रॉब्लम जिसपे हमें इस चैप्टर के अंदर फोकस करना है। सबसे पहले डिमांड की बात कर लेते हैं। डिमांड में अगर आप देखें तो डिमांड में जो आपका असम है वो सबसे बड़ा था, पहले पूरा असम ही था, ये पहले पूरा असम था। 1963 में किसी कारणवश नागालैंड को अलग बनाना पड़ा, 1972 के अंदर किसी कारणवश मिजोरम को अलग बनाना पड़ा, 1987 के बाद अरुणाचल प्रदेश उसको अलग बनाना पड़ा, 72 के अंदर किसी और को बनाना पड़ा, लेकिन पहले पूरा असम था। तो इस तरीके से सबसे पहले ऑटोनॉमी की बात करें तो मिजोरम ने ऑटोनॉमी ली, आंध्र प्रदेश ने ली, मेघालय ने ली, नागालैंड ने ली। ये सारे के सारे आप देख सकते हो स्टेट, मिजोरम 1, अरुणाचल प्रदेश 2, मेघालय 3 और ये 4,
ये चार तो पूरे के पूरे असम के ही पार्ट थे, और समय के साथ साथ इन लोगों ने असम से निकलने की मांग करी, क्योंकि चाहते थे कि, डिमांड कर रहे थे कि ये पूरी तरीके से अलग ऑटोनॉमी चाह रहे थे। अब जब अलग ऑटोनॉमी चाह रहे थे और मांग कर रहे थे कि हम लोग अलग होना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू सामने आता है कि ऐसे ही असम के अंदर नए नए राज्य की डिमांड होती रही तो कोई कंट्री कैसे नए नए राज्य बनाते जाएगी इस पूरे के पूरे इलाके, सिर्फ इस 22 किलोमीटर के अंदर अंदर में, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मेरे को आपसे क्वेश्चन ये पूछना है कि आप ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल एरिया कितना है इसका, ठीक है ना, कितना है पूरा इसका एरिया, कितना स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये पूरा आपको एरिया बताना है, ठीक है, मतलब डेंसिटी कितनी होती है ना, वैसा होता है ना, वो बताना है आपने। अच्छा, तो यहाँ पे जो नॉन असामी लोग थे ना, जो मतलब जैसे कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और साथ में नागालैंड और त्रिपुरा, या जो भी और भी अलग हुए, वो ये कह रहे थे कि ये जो असामी भाषा थी ना, आसाम की जो भाषा थी, वो उन पर जबरदस्ती थोपी जा रही थी, इसलिए एक तो ये सारे अलग हुए, इसलिए ये सारे के सारे अलग हुए। और इसलिए इन सभी ट्राइबल कम्युनिटीज ने क्या कहा कि हम भाई अलग से एक ट्राइबल स्टेट्स बनाना चाहते हैं, इसलिए बने, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे 7 तो निकले ही हैं, इवन और भी अगर मैं देखूं और भी डिमांड हो रही है, अगर हम देखेंगे, इसीलिए सम ग्रुप्स डिमांड अ सेपरेट कम्युनिटी। चलो ये वाला नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ, ये डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी। तो इसीलिए जैसे हमने कहा कि ना, आसाम से इतने सारे राज्य भी निकले, 3-4 राज्य तो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन अभी भी छोटी छोटी जातियां ना, छोटी छोटी जनजातियां, छोटे छोटे एथनिक ग्रुप, जैसे बोडो लैंड है, बोडो कम्युनिटी, दिस्मा कम्युनिटी, ऐसी छोटी छोटी कम्युनिटी है। मिजोरम के अंदर भी कुछ छोटी छोटी कम्युनिटियां हैं, वो भी मिजोरम के अंदर भी एक अलग राज्य डिमांड कर रही है बनाने के लिए, सोचिए। तो इसीलिए मतलब नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ स्मॉलर स्टेट। अच्छा, दिल्ली है, दिल्ली तो एक यूनियन टेरिटरी है, क्यों है, क्योंकि ना तो ज्यादा बड़ी है ना हो ज्यादा छोटी है, और वो सेंट्रल के अंडर में आती है। दादर एंड नागर हवेली दोनों को एक कर दिया गया, क्योंकि बहुत छोटी थी वो, ना तो राज्य बना सकते हो और ना ही कैपिटल बना सकते हो, ना ही स्टेट बना सकते हो, मतलब समझ रहे हैं ना तो यूनियन टेरिटरी बन पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है, तो इसीलिए हम लोग इनको यूटी बना देते हैं, ना देश बना सकते हैं ना राज्य बना सकते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे बोडोलैंड का एक छोटा सा लैंड मास होगा, वहां पे एक अलग सीएम होगा, वहां पे अलग वोटर लिस्ट बनाई जाएगी, वहां के अलग लोग होंगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत रहती है, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पे इसी चीज को खत्म करने के लिए ईस्टर्न इंडिया ट्रिब्यूनल यूनियन बनाया गया। इसका मेन मकसद यही होता है कि असम या नॉर्थ ईस्ट की कंट्री के अंदर जो छोटी छोटी ट्राइबल्स कम्युनिटीज होती हैं, उन सभी के डिमांड्स को पूरा करने का काम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का है या ऑटोनॉमिक काउंसिल का है, ठीक है ना, इतना आपने समझ लेना है। दूसरा है अलगाववादी आंदोलन। तो अलगाववादी आंदोलन मैंने अभी भी कहा कि छोटी छोटी कंट्रियां, छोटे छोटे स्टेट्स हमेशा भारत से अलग होने की मांग करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए किसने करा था, नागालैंड ने करा था, नागालैंड ने और मिजोरम ने करा था। तो सबसे पहले हम मिजोरम का समझ लेते हैं। मिजोरम अगर आप देखें, ये रहा मिजोरम। अब मिजोरम ने करा था, लेकिन हमने मिजोरम को मिजोरम है ना, हाँ, मिजोरम को हमने आई थिंक पहले ही कर दिया था, 1972 के बाद ही उसको एक स्टेट बना दिया गया था। एग्जैक्टली अभी मैंने उसमें बताया था, सम मिजोरम बिलीव दैट दे आर नॉट इंडियंस, और सभी मिर्जो लोगों को लगता है कि वो क्या कहते हैं, इंडियन नहीं है, और इसलिए उन लोगों ने क्या करा, अलगाववादी आंदोलन चला दिया। अलगाववादी आंदोलन चलाने का मेन मकसद ये था कि असम की गवर्नमेंट पूरी तरीके से असम के लोगों से पूरी तरीके से अलग होना चाहते हैं। जब क्या कहते हैं, जब ग्रेटर फेमिनाइन आया था, बहुत बड़ा भूख हड़ताल या मैं कहता हूँ अकाल पड़ गया था वहां पे, तो यहाँ पे क्या कहते हैं 1959 के अंदर जब ये अकाल पड़ा था और पूरी तरीके से असम की गवर्नमेंट ने उनका साथ नहीं दिया, सो दैट इज वाई इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने एक मूवमेंट चला दिया और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से असम की गवर्नमेंट से अलग होना चाहते हैं। तो इसलिए मिर्जा के अंदर अगर हम देखें तो लाल डेगा करके इनका नाम था, लाल डेगा। इन्होंने एक मिर्जो राष्ट्रीय मोर्चा यानी कि मिर्जो नेशनल फ्रंट, एक पार्टी का निर्माण करा। इन्होंने एक आंदोलन चलाया पूरे असम के अंदर, और ये अभियान था पूरी तरीके से कौन सा, आम कैंपेन था। मतलब मिजोरम के लोगों ने पूरा का पूरा क्या कहते हैं, जो गन वन थी, जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ था, वो सारा का सारा इन लोगों ने बनाया, अपने गन्स बनाए और अटैक करने लग गया असम की गवर्नमेंट के ऊपर। जब असम हमारे भारत का स्टेट था तो ऑफ कोर्स हमारे भारत की गवर्नमेंट जाएगी, हमारे भारत की पुलिस जाएगी। तो मिर्जा लोग हमेशा गोरिल्ला फाइट पे बिलीव रखते थे, मार के खेतों में छुप जाना, मार के जंगलों में छुप जाना। लेकिन इंडिया ने काफी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करा, पाकिस्तान का इनको सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पीरियड पे 1971 से पहले जो बांग्लादेश था, अगर आपको पता हो, बांग्लादेश जो था 1971 से पहले, वो उस टाइम पीरियड में क्या था, पश्चिम पाकिस्तान था, है ना।
ईस्ट पाकिस्तान था वो। अब वो क्या कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान था तो वहाँ पे मिजोरम को वो लोग सपोर्ट किया करते थे, पैसे ले ले, गन ले ले, बारूद ले ले। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियन सिपाही थे, एयरफोर्स थे, वायु के वो लोग थे, उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं मिजोरम की जो गोरिल्ला वॉर फाइट हो रही थी, ये मिजोरम के लोकल लोग थे, उनको हराया। उनको हराने के बाद देन फाइनली मिजोरम के लाल डेंगा करके जो पहले व्यक्ति जो ये पार्टी बनाने वाले थे, उनके साथ राजीव गांधी ने क्या करा, पूरी तरीके से ये कहा कि आपको एक ग्रेटर क्या कहते हैं स्टेटहुड की पदवी दे दी जाएगी, कंट्री नहीं बना सकते आप लोगों को, आपको स्टेट बना दिया जाएगा। स्टेट क्यों बना दिया जाएगा, क्योंकि पता है कि अगर कंट्री बना देंगे तो बिल्कुल अलग हो जाएगी, दूसरी बाउंड्री से कनेक्ट हो जाएगी, फिर हमें दिक्कत होगी। क्योंकि उस टाइम पे वो असम का पार्ट था, लेकिन आई थिंक 1972 के अंदर जाके इसको एक नया क्या कहते हैं क्या बना दिया गया, एक नया राज्य बना दिया गया। तो इस तरीके से मिर्जो नेशनल फ्रंट जो है वो पूरी तरीके से अपने मूवमेंट को उन्होंने बंद करा। बंद करने के बाद जो समय पे कॉलिनेशन गवर्नमेंट चलाई गई, किसके साथ, राजीव गांधी के साथ कॉलिनेशन गवर्नमेंट बनाई गई। और कॉलिनेशन गवर्नमेंट बनाने के बाद पहले लाल डेंगा जो थे पहले चीफ मिनिस्टर जाके मिजोरम के अंदर बने। तो मिर्जा लोगों ने वायलेंट किया था, ठीक है ना। दूसरा एक और सीन हुआ था, वो हम बताते हैं। और आज की डेट में मिजोरम जो है पीसफुल तरीके से अपनी धरोहर को, अपनी संस्कृति को लिटरेसी रेट में ठीक ठाक है बनाए बैठी हुई है। दूसरा है नागालैंड। तो नागालैंड ने तो आपको पता है आज की डेट में भी अभी 2014 के अंदर दोबारा से इन लोगों ने नागालैंड का कंट्री का एक अलग झंडा बना दिया। तो झंडा बनाने इन सेंस 15 अगस्त को हमने तिरंगा लहराया, उन लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर, अपने स्टेट के अंदर अपना खुद का नागालैंड का तिरंगा फहरा दिया, जो बिल्कुल गलत था। तो ये सब, इसकी शुरुआत 1962 में जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था उसके बाद इसकी शुरुआत काफ़ी ज़्यादा देखी गई। तो नागालैंड के लोगों ने भी एक अलग डिमांड करी। जब इंडिपेंडेंट इंडिया 1951 हुआ था तो उस समय हम लोगों ने तो जैसे तैसे करके आसाम के साथ नागालैंड को मर्ज कर दिया और हमने कहा कि आप उनके साथ हो जाइए। लेकिन यहाँ पे नागा नेशनल काउंसिल, इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम लोगों को भी मिजोरम तो बात खैर बाद में हुआ, इन्होंने कहा नहीं, हमको एक अलग राज्य चाहिए। तो इस तरीके से सेम जो मिजोरम के साथ कंडीशन हुई थी वो कई साल पहले नागालैंड के साथ दोहराई जा चुकी थी। और नागालैंड एक अलग डिमांड कर रहा था, क्योंकि आपको पता है मणिपुर को तो हमने पहले ही 1951 के बाद ही क्या कहते हैं इसको हमने अपने भारत का हिस्सा बना लिया था और एक कोने वाला इलाका था। फिर यहाँ पे नागालैंड भी कोने वाला इलाका था और अगर वो अलग कंट्री बन जाती तो अगेन हमारा त्रिपुरा के साथ वाला प्रॉब्लम वही क्रिएट हो जाएगा। सो दैट इज वाई हमने भी इनके साथ क्या करा, हमने भी इनके साथ आर्म रिबेलियन करा, हमने लड़ाई करी। लड़ाई करने के बाद भारत के लोगों ने कई सालों तक इनके साथ लड़ाई करने के बाद पीसफुल एग्रीमेंट करा। पीसफुल एग्रीमेंट करने के बाद अब यहाँ पे पूरी तरीके से जो प्रॉब्लम है वो उस टाइम पे तो खत्म हो गई थी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं नागालैंड के लोग इस चीज़ से खिलसते हैं। आपको पता होगा नागालैंड के लोग आज की डेट में हर टाइप का एनिमल खाते हैं, हर टाइप का एनिमल, सोचिए। तो ये है, तो यहाँ पे आउटसाइडर की प्रॉब्लम तो हर जगह रहती है, पूरे असम में है, त्रिपुरा में है, नागालैंड में है, मणिपुर में, सब जगह है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है अगेन वो आसपास के सभी कंट्री से कनेक्ट है। तो आउटसाइडर ज़्यादातर बांग्लादेश के मुसलमान, बांग्लादेशी लोग, बंगाली मुसलमान सारे के सारे भाग के असम में घुस जाते हैं। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है और इसीलिए असम मूवमेंट चलाया गया था 1979 से लेकर 85 के बीच में। असम के सभी लोगों की डिमांड यही थी कि जो भी इलीगल बंगाली मुसलमान सेटल्ड हुए हैं बांग्लादेश से, उन सभी को क्या कहते हैं बाहर निकाला जाए। ये चीज पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख के रख लीजिएगा। इसका मेन मकसद यही था कि जो भी असम के अंदर इंडिजिनस, लोकल इंडिजिनस रहते हैं, असामी, मेन असामी लोग रहते हैं और दूसरे लोग अगर आके घुस जाएंगे तो उसका एक कारण ये है कि एक तो उनकी संस्कृति पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा उनके रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ेगा। और इसी वजह से असम के लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी बंगाली मुसलमान, ये म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान अगर असम के अंदर घुसे और नकली राशन कार्ड बना के बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बोझ बनेंगे, है ना। इससे गरीबी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। सो दैट इज वाई इन लोगों ने 1979 के अंदर एंटी फॉरेन मूवमेंट चलाया गया आसू ग्रुप के द्वारा। आसू बोलते हैं आसाम स्टूडेंट यूनियन ग्रुप। इनका मेन मकसद था कि जिन लोगों ने नकली वोटर कार्ड बनाए हैं, आईडी कार्ड बनाई है, उन सभी को बाहर भेजा जाए आसाम से। और इसके लिए क्या किया गया था, इसके लिए ऑफकोर्स राजीव गांधी की सरकार ने कहा कि ठीक है हम लोग ऐसा ही करेंगे। हम लोग 1971 के अंदर जो भी मुसलमान आए हैं या जो भी लोग आए हैं उन सभी को हमारी आपकी स्टेट से बाहर निकाला जाएगा। और इसके लिए उन्होंने आसू कम्युनिटी के लोगों के साथ पीसफुल एग्रीमेंट करा। और इसीलिए आपको पता होगा 2020 के अंदर ये मामला बहुत ही ज्यादा इशू में, सुर्खियों में रहा। एनपीआर है ना, एनपीआर ये बहुत सुर्खियों में रहा, जिसमें कहा गया कि जो भी आउटसाइडर हमारे भारत के अंदर से आया है, जितने भी मुसलमान हैं, बंगाली लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, उन सबको डिपोर्ट करा जाएगा बांग्लादेश के अंदर। ये कुछ डेटा है,
ठीक है ना। ये कुछ डेटा है जहाँ पे दिखाया गया है कि कम से कम 40 लाख से कुछ लाख लोग आज की डेट में भी हमारे भारत देश के अंदर घुसे हुए हैं। अब वो आधार कार्ड वोटर आई डी कार्ड बना चुके हैं, अब उन्हें बाहर कैसे करना है वो उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी चल रही है, बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये सारा मेन नॉर्थ ईस्ट कंट्री का मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेसन क्या मिलता है रीजनल मूवमेंट के साथ, अगर नॉर्थ ईस्ट कंट्री के साथ या किसी भी कंट्री के साथ हमें स्टेट के साथ, सॉरी मैं जहाँ जहाँ कंट्री बोल रहा हूँ स्टेट समझ के चलिएगा, फ्लो में हो जाता है। अब यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिलता है, सीखने को हमें ये मिलता है कि हमें पता है कि रीजनल एस्पिरेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर तो सभी को अधिकार है कि वो अपने अधिकारों की मांग करे, डेमोक्रेसी में यही होता है। बट इसका सही तरीका ये है रीजनल एस्पिरेशन को खत्म करने का कि हमें अगर कुछ भी नेगोशिएशन करना है ना तो हम लोकतांत्रिक तरीके से या संवैधानिक तरीके से ही करेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि हमेशा दंगा फसाद होता रहे या होता रहना चाहिए, इसीलिए हमें ये याद रखना पड़ेगा। और दूसरा, रीजन शुड बी एडिकेट शेयर इन द नेशनल लेवल एंड डिसीजन मेकिंग। राष्ट्रीय स्तर पे ही इसका क्या कहते हैं सही समाधान निकल पाता है, हमें जोनल लेवल पे कुछ नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे इकोनॉमिक में इनबैलेंस ना हो जाए, इसलिए हमें रीजनल डिस्क्रिमिनेशन को समझते हुए हमें इन डिमांडों को समय समय में फेस करते रहना पड़ेगा, है ना। लास्ट में फेडरल स्ट्रक्चर जरूरी है। फेडरल स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी रहेगा क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट की कंट्रियाँ अगर हमारे साथ रहेगी तो हम उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर पाते हैं और भारत फिर डेवलप होगा। अदरवाइज हम कहते हैं कि हाँ आप अलग स्टेट बन जाइए या हम उनके साथ सिविल वॉर करते रहे और जबरदस्ती अपने भारत देश का हिस्सा बना ले, तो उसमें भी दिक्कत है, फिर वो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है ना। तो गाइज आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो को एंड तक देखने के लिए